लिक्विड स्वीटनर्स के बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ शुगर लाइक कैरामलाइजेशन, हाइड्रोलिसिस, क्रिस्टलाइजेशन, शुगर बॉइल्ड चॉकलेट एंड इंडियन कन्फेक्शनरी। सबसे पहले तो रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी रिएक्शंस जो हैं जो शुगर के अंदर होती हैं कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जब हम बनाते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें कैरामलाइजेशन। कैरामलाइजेशन और मलाड रिएक्शन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है कि दोनों नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग टाइप है। दो टाइप की ब्राउनिंग रिएक्शन होती है, एक तो होती है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग और दूसरा नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। तो कैरामलाइजेशन एक प्रोसेस है जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है, क्योंकि इसमें कोई भी एंजाइम यूज़ नहीं होता। और ब्राउनिंग क्यों है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट का कलर है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर देती है, शुगर को ब्राउनिश कलर के अंदर कन्वर्ट करती है। देखिए इसके अंदर कैरामलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ब्राउनिंग प्रोसेस इन फूड्स टुगेदर विद मलाड रिएक्शन एंड एंजाइमेटिक ब्राउनिंग. Caramelization leads desirable color and flavor in bakery goods, coffee, beverages, beer and peanuts. ठीक है, हम जितने भी हम उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर कॉफ़ी बेवरेजेस की बात करें तो इसमें जो डिज़ायरेबल कलर फ्लेवर प्रोवाइड करवाती है कैरामलाइजेशन की प्रोसेस ही। लेकिन जहाँ इसके ये एडवांटेजेस है, डिज़ायरेबल कलर फ्लेवर अफेक्ट हैं, तो उसके साथ साथ इसके अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट भी हैं। अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट देखिए क्या है। अनडिज़ायरेबल ये हैं बर्न शुगर स्मेल एंड ब्लैकनिंग। कई बार जो ब्राउनिश कलर है उसकी बजाय जो कलर है वो ब्लैकन कलर हो जाता है, यानी कि जब शुगर ज़्यादा बर्न हो जाएगी हाई टेम्परेचर की वजह से जनरली ये जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, बर्न शुगर स्मेल, शुगर का जलना जिसकी वजह से स्मेल आती है और ब्लैकनिंग हो जाती है इसके अंदर। देखो इसके बाद कैरामलाइजेशन कॉजेज इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द फूड। इसकी वजह से इम्पोर्टेंट चेंजेस आते हैं फूड के अंदर, नॉट ओनली इन कलर बट ऑल्सो इन फ्लेवर। कलर के अंदर ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ फ्लेवर में भी चेंजेस आते हैं। एज नो एंजाइम्स आर इन्वॉल्व इन कैरामलाइजेशन, इट इज़ अ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग रिएक्शन। देखो नॉन एंजाइमेटिक ये आपको पहले ही बता दिए कि ये कौन से टाइप की ब्राउनिंग रिएक्शन है, नॉन एंजाइमेटिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई एंजाइम यूज़ नहीं होता है। इसके बाद देखो कैरामलाइजेशन अक्कर ड्यूरिंग ड्राई हीटिंग एंड रोस्टिंग ऑफ फूड विद ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कैरामलाइजेशन को अक्कर होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए इसकी कंडीशंस क्या हैं? हाई कंसंट्रेशन में शुगर होनी चाहिए, प्लस ड्राई हीटिंग और रोस्टिंग के टाइम पे होती है। ठीक है, इसके बाद देखो शुगर व्हेन हीटेड बाय इट और इन ए हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अंडरगोज ए चेंज कॉल्ड द कैरामलाइजेशन। शुगर जब हीटअप होती है, जब हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर, तो उसकी वजह से एक चेंज आता है, मेनली चेंज कलर फ्लेवर के अंदर आता है और तब ये प्रोसेस कहलाती है कैरामलाइजेशन की। कैरामलाइजेशन देखो इसके बाद कैरामलाइजेशन इज ब्राउनिंग ऑफ शुगर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। देखो इस प्रोसेस के अंदर शुगर की ब्राउनिंग हो रही है, तो ये तो इसका एक इफ़ेक्ट हो गया कि शुगर की ब्राउनिंग हो रही है। बेसिकली ये प्रोसेस क्या है? इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर। इट इज़ द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर के साथ ऑक्सीजन गैस ऐड हो रही है तब ये रिएक्शन होती है। और सबसे ज़्यादा ये यूज़ कहाँ की जाती है? नटी फ्लेवर एंड ब्राउन फ्लेवर को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, और ये कैरामलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग जो कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप हैं, अलग अलग शुगर के टाइप हैं, उनके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है। लाइक सुक्रोज एंड ग्लूकोज के लिए जैसे यहाँ पे दे रखा है 160 डिग्री सेल्सियस, फ्रक्टोज आ गया तो फ्रक्टोज के लिए हो गया 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर रेंज है ये अलग अलग शुगर्स के लिए अलग अलग वेरी करती रहती है। इसके बाद देखो लाइक द मलाड रिएक्शन कैरामलाइजेशन इज ए टाइप ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। कैरामलाइजेशन इज पायरोलाइसिस ऑफ शुगर. When caramelization involves the disaccharide sucrose, it is broken down into monosaccharide, fructose and glucose. देखो जब किसी भी डाइसैकेराइड के ऊपर ये कैरामलाइजेशन की प्रोसेस इम्प्लीमेंट की जाती है तो वो डाइसैकेराइड आपको पता है जो शुगर के दो टाइप की उससे मिलके बनती है, 2 यूनिट ऑफ शुगर से मिलके बनती है। तो दोनों यूनिट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे कैरामलाइजेशन के अंदर। ठीक है,
इसके बाद देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कैरेमलाइजेशन के बाद, मेनली कैरेमलाइजेशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर जो है वो वेरी करता रहता है, जैसे आपको बताया है अलग अलग टाइप इस टेबल के अंदर दे रखा है, शुगर के टाइप्स दे रखे हैं, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, और इसके सामने इसकी टेम्परेचर बता रखा है कितने टेम्परेचर पे कौन सी शुगर की कैरेमलाइजेशन होती है। तो इट मीन्स क्या है कि जो कैरेमलाइजेशन प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर रेंज है वो वेरी करती रहती है फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर के लिए, ठीक है। इसके बाद देखो हाईएस्ट रेट ऑफ द कलर डेवलपमेंट इज कास्ड बाय फ्रक्टोज एज कैरेमलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज स्टार्ट एट दिस फ्लेवर ऑफ कैरेमल्स। डिफरेंट टाइप के जो कैरेमलाइजेशन के बाद जो ब्राउनिश कलर की शुगर मिलती है, ठीक है, उसको उसके कैरेमल का नाम भी दिया जाता है। और उस कैरेमल के जो फ्लेवर हैं वो डिफरेंट टाइप के, जैसे कई बार जो स्वीट रम लाइक फ्लेवर इसके अंदर जैसे बता रखा है, स्वीट रम लाइक फ्लेवर, ठीक है। फिर कुछ एक ऐसे होते हैं कैरेमल जिनका नट्टी फ्लेवर है, इसमें माल्टोल है जैसे इसका टोस्टी फ्लेवर हो गया। तो डिफरेंट टाइप के जो फ्लेवर्स हैं वो कैरेमलाइजेशन की वजह से अराइज हो सकते हैं। ये जो है वो ये सारे डिज़ायरेबल फ्लेवर्स हैं, ठीक है। इसके बाद है यूजेस इन द फूड। फूड के अंदर इसका कहाँ यूज़ किया जाता है कैरेमल्स का, कैरेमल सॉस, ये देखो पहला यूज़ है इसके सोसिस के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्वीट एंड मिल्क के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है कैंडीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद है कैरेमलाइज्ड अनियंस तैयार किए जाते हैं, पोटैटोज़ में यूज़ किया जाता है कैरेमलाइज्ड फॉर्म के अंदर। कोला जो ड्रिंक है वहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ब्राउन शुगर और मोलेसिस। ये तो हैं डिफरेंट टाइप के कैरेमलाइज्ड प्रोडक्ट, इनको हम कह सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट, फूड प्रोडक्ट जिसमें कैरेमलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेमलाइजेशन के बाद है मलाड रिएक्शन क्या होती है। मलाड रिएक्शन एंड कैरेमलाइजेशन, इन दोनों के अंदर एक बेसिक डिफरेंस अभी बताया था मैंने आपको, दोनों ही नॉन एंजाइमेटिक टाइप की ब्राउनिंग है। नॉन एंजाइमेटिक क्यों है, क्योंकि इनमें किसी तरह का कोई एंजाइम यूज़ नहीं हो रहा है। और कैरेमलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस थी जिसमें ऑक्सीडेशन होती है शुगर की, और इसके अंदर क्या हो रही है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन अमीनो एसिड एंड द reducing शुगर दैट gives browned फूड देयर डिज़ायरेबल फ्लेवर, ठीक है। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट जहाँ पे ये मेलाड रिएक्शन यूज़ की जाती है, पैन फ्राइड डपलिंग्स ब्रेड्स के अंदर यूज़ किया जाता है, और भी बहुत सारे कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पैराग्राफ से, द रिएक्शन इज ए फॉर्म ऑफ नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग विच टिपिकली प्रोसीड रैपिडली फ्रॉम अराउंड 140 टू 165 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर रेंज है मेलाड रिएक्शन के लिए, इस टेम्परेचर रेंज के ऊपर ये काम करती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट में, ब्राउनिंग और द मेलाड रिएक्शन क्रिएट फ्लेवर एंड चेंजेस द कलर ऑफ द फूड। ये फूड के कलर को चेंज कर देता है। इन दिस, इसमें आप आगे देखो, मेनली तो आपको ये पता होना चाहिए मलाड रिएक्शन जनरली ये जो है वो फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म के अंदर आते हैं। मलाड रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन डैश एंड डैश। तो किस किस के बीच में हो रही है, अमीनो एसिड और रेड्यूसिंग शुगर के बीच में। और इसके साथ ही इसको जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है, हीट की रिक्वायरमेंट भी रहती है, हीट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। इसके बाद देखो आप प्रोडक्ट विद केमिकल रिएक्शंस, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस केमिकल रिएक्शन के साथ इन्वॉल्व हैं। जैसे पहला है मिल्क एंड शुगर के अंदर ये इन्वॉल्वमेंट होती है। ब्रेड को जब टोस्ट फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, ब्रेड से टोस्ट बनाते हैं आप लोग घरों के अंदर, तो उसका जो वाइटिश कलर है वो ब्राउनिश कलर में चेंज होता है, तो वहाँ क्या हो रही है, मलाड रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से बियर, चॉकलेट, मेपल सिरप के अंदर जो कलर हमें ऑब्टेन हो रहा है वो इसकी वजह से हो रहा है। रोस्ट मीट के अंदर, कंडेंस्ड मिल्क के अंदर, ब्राउनिंग ऑफ वेरियस मीट्स लाइक ग्रिल्ड, ये सारे जो हैं इसके मलाड रिएक्शन के ही एडवांटेजेस हैं। इसके आगे भी दिए गए हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के अंदर यूज़ होता है, ब्रेड्स के अंदर, विस्की प्रेपरेशन में, रोस्टेड जो कॉफ़ी है, मेपल सिरप है, ब्लैक गार्लिक है, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मलाड रिएक्शन से एसोसिएटेड हैं। तो ये आपको पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर कैरेमलाइजेशन की प्रोसेस यूज़ की जाती है, और इसके अलावा मलाड रिएक्शन के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं। ये मेन मेन चीज़ें हैं जो आपको, एक तो नॉन एंजाइमेटिक टाइप है ये ब्राउनिंग का,
किस किस के बीच में रिएक्शन होती है, टेम्परेचर कितना यूज़ होता है दोनों रिएक्शन में, मलाड हो चाहे वो कैरेमलाइजेशन हो। इसके बाद मेनली आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के फूड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ कैरेमलाइजेशन प्रोसेस यूज़ होती है और कौन सी तरह के फूड प्रोडक्ट हैं जहाँ मलाड रिएक्शन यूज़ होती है। ओके, इसके बाद है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जैसा कि आपको नाम से ही पता है, हाइड्रोलाइसिस मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो तो हाइड्रो वर्ड, लाइसिस का मतलब है ब्रेक डाउन हो रहा है। तो देखो इसकी पहली लाइन में क्या लिखा गया, शुगर अंडरगोज हाइड्रोलिसिस विद एसिड और एंजाइम। इन्वर्टेज जो है वो एंजाइम का नाम है जो इस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। वो क्या करेगा, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन्वर्ट शुगर कैन प्रिवेंट और हेल्प कंट्रोल द डिग्री ऑफ द सुक्रोज क्रिस्टलाइजेशन because glucose and fructose crystallize more slowly than sucrose, also because a mixture of invert sugar and sucrose has greater solubility in water than the sucrose। इसके बाद जो मेन लाइनें हैं इसकी यहाँ से है, invert sugar apart from limiting the amount of crystallization increases the formation of small crystals। ये क्या करता है, इन्वर्ट शुगर स्मॉल क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है और जितना क्रिस्टल्स का साइज स्मॉल होगा तो उतनी ही कैंडी के अंदर क्या होगी, स्मूथनेस होगी। इन्वर्ट शुगर इज स्वीटर देन द सुक्रोज एंड दस एन इफेक्ट अपॉन द स्वीटनेस ऑफ कैंडी, और इसकी वजह से जो है वो कैंडी की स्वीटनेस के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसका हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस से क्या होता है, जब शुगर का हाइड्रोलिसिस किया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में तो ये सुक्रोज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के अंदर। और फ्रक्टोज की जो स्वीटनिंग पावर है, फ्रक्टोज ब्रैकेट में लिखा गया इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो फ्रक्टोज की जो स्वीटनिंग पावर है आप सबको पता है कि ये ग्लूकोज से डबल है। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोलिसिस करने का एडवांटेज क्या होगा कि जो स्वीटनिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा एडवांटेज क्या होगा इस फ्रक्टोज का कि इससे जो इससे जो क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होगी वो स्मॉल साइज की होगी, जिसकी वजह से जो कैंडी बनेगी वो स्मूथ बनेगी। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या है, the way the sugar crystals from its solution is of great importance in the preparation of confections। यानी कि जितनी भी कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं उसमें पहले जो होता है वो शुगरी सिरप होता है। ठीक है, शुगर का एक घोल होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे, किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, सॉल्यूशन कैसे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, fairly large quantity of sugar are soluble in water at room temperature and the amount dissolved increases with the temperature। The amount of sugar dissolved in boiling water is about twice the amount of that dissolved at the room temperature in the same volume of the water। इसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ से इसकी मेन लाइनें स्टार्ट होंगी। इन द प्रेपरेशन ऑफ कैंडीज द साइज ऑफ क्रिस्टल्स फॉर्म एंड द स्पीड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अचीविंग द राइट स्ट्रक्चर। जब भी कैंडी की प्रेपरेशन होती है तो उसमें जो क्रिस्टल्स का साइज क्या है, क्रिस्टल्स का साइज क्या है एंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन्स जब क्रिस्टल्स की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, कितनी जल्दी से वो क्रिस्टल्स बन रहे हैं। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं कैंडी के राइट स्ट्रक्चर के लिए। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का जो है वो बेसिक है। ये देखो ये दोनों कैसे वेरी करते हैं, इफ़ द क्रिस्टल्स फॉर्मेशन इज़ रैपिड, अगर जो क्रिस्टल्स बन रहे हैं वो रैपिडली बन रहे हैं, द साइज ऑफ क्रिस्टल्स इज़ लार्ज एंड इफ़ द क्रिस्टल्स फॉर्म्ड आर स्मॉल, अगर क्रिस्टल स्मॉल साइज के अंदर बन रहे हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर होगा। ठीक है, कंसिडरेबल केयर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दिस कन्फेक्शंस। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन शुगर सोल्यूशन इंटरफेयर विद द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सुक्रोज। जो ग्लूकोज की प्रेजेंस है शुगर सोल्यूशन के अंदर ये अफेक्ट करती है क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, यानी कि ग्लूकोज लेवल कितना है ये अफेक्ट करता है कि क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस किस तरह की होगी। इसके बाद देखिए एडिशन ऑफ फ्री ग्लूकोज, कॉर्न सिरप और हनी टू शुगर सॉल्यूशन इन कैंडी प्रेपरेशन प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ मैनी टीनी क्रिस्टल्स। अगर तो फ्री ग्लूकोज है, कॉर्न सिरप, हनी, इस तरह के स्वीटनर शुगर सॉल्यूशन में यूज़ हो रहे हैं कैंडी बनाने के लिए, तो इससे जो क्रिस्टल्स का साइज बनेगा वो बिल्कुल छोटा बनेगा, टीनी।
इन द अल्टरनेटिव अगर इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं दिस वन क्रीम ऑफ टार्टर, लेमन जूस, विनेगर विच ब्रिंग अबाउट द इन्वर्जन, ये किसकी तरफ लेके जाएंगे, क्रिस्टलाइजेशन टू अकर द लेस रैपिडली। फैट ऑल्सो आर यूजफुल इन इबिटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स, जो फैट हैं वो भी क्रिस्टल्स की ग्रोथ को रोकते हैं और प्रिवेंट करते हैं इनकी फॉर्मेशन को। दे कोट द शुगर क्रिस्टल्स एंड मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर एडिशनल शुगर टू प्रेसिपिटेट ऑन टू द एग्जिस्टिंग क्रिस्टल्स। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी। शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी मेनली जो है इसमें कन्फेक्शनरी को 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है इंडियन कन्फेक्शनरी, एक है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी और एक है चॉकलेट कन्फेक्शनरी। तो हम इनमें से पहले आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी। शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी क्या है, शुगर कैंडी, इसके अंदर जैसे मेनली शुगर कैंडी की बात हो रही है, यानी कि शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी या शुगर कैंडी वो है जिसके अंदर प्राइमरी जो इंग्रेडिएंट है वो क्या है, शुगर है। प्राइमरी इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट जो है वो शुगर है। मेन टाइप ऑफ शुगर कैंडी की अगर हम बात करें तो वो है हार्ड कैंडीज, फोंडेंट्स, कैरेमल्स, जेलीज एंड नगेट्स, ये सब आते हैं इसके अंदर। अब जो शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी के अंदर टू टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया, एक क्रिस्टलाइन एंड द नॉन क्रिस्टलाइंस के अंदर। नॉन क्रिस्टलाइन के लिए जो वर्ड है दूसरा यूज़ किया जाता है, अमरफस भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पहला पढ़ेंगे, देखो क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी क्या होती है। क्रिस्टलाइन क्या होती हैं, द कंसिडरेबल केयर इज रिक्वायर्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ क्रिस्टलाइन कैंडी विद स्मूथ एंड वेलवेटी टेक्सचर। क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी क्या होती है, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलता है वो स्मूथ और वेलवेटी मिलता है, यानी कि बिल्कुल मुलायम जिसको हम कह सकते हैं। क्रिस्टलाइन कैंडीज आर च्यूड इजीली, इसको आसानी से चबाया जा सकता है। दे मे बी कट विद द नाइफ, इनको चाकू से आसानी से काट भी सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अमरफस कैंडीज़ की बात करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब एक जैसा नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। क्रैक इनटू पीसीस रेदर देन बीइंग कट इनटू डिज़ायर्ड शेप, यानी ऐसा नहीं है कि हम इसको जिस शेप के अंदर काटना चाहते हैं उसी शेप में कट जाएगा, बल्कि इसके अलग अलग जो है वो पीसीस हो जाएंगे। ठीक है, कैरेमल्स द सॉफ्टेस्ट ऑफ द अमरफस कैंडीज, जो अमरफस कैंडीज हैं उन सब में से जो सॉफ्ट होते हैं वो कैरेमल्स में बी कट। द प्रिंसिपल क्रिस्टलाइन कैंडीज आर फोंडेंट एंड फज, ये इसके अंदर जो सबसे मेन होते हैं क्रिस्टलाइन कैंडीज के अंदर, फोंडेंट एंड जो फज हैं। फोंडेंट एंड फज आर द क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी। देखो अगर हम इस फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इससे क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी और अमरफस कन्फेक्शनरी, इससे जो है वो कम से कम 2-3 डिफरेंस आ जाते हैं। एक डिफरेंस तो ये है कि एक को हम च्यू कर सकते हैं, आसानी से चबा सकते हैं, और दूसरे को नहीं। क्रिस्टलाइन की च्यूइंग की जा सकती है और दूसरे की नहीं। क्रिस्टलाइन वो है जिनको आसानी से हम डिज़ायर्ड शेप के अंदर कट कर सकते हैं, और अमरफस वो है जिनको हम नहीं कर सकते। इसके साथ ही इनके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं दोनों के। और इसके साथ ही देखो चौथा डिफरेंस क्या आ जाएगा कि इनका जो टेक्सचर होता है क्रिस्टलाइन का स्मूथ और वेलवेटी होता है, लेकिन उनका कैसा होता है, हेट्रोजीनियस। तो अगर आप इनकी डिफरेंसेस लेके चलेंगे ना क्रिस्टलाइन और अमरफस के बीच में, तो आसानी से आपको दोनों के पॉइंट्स जो हैं वो याद भी हो जाएंगे और डिफरेंसेस भी साथ ही साथ पता चलते जाएंगे। इसके बाद देखो इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर, क्रिस्टलाइन कैंडीज आर नॉट एज हार्ड एज क्रिस्टल ऑफ द मिनरल वेराइटी but derive their name and their texture from their microscopically organized sugar structure formed through a process of crystallization। जो क्रिस्टलाइन कैंडीज हैं वो इतनी हार्ड नहीं होती, तो इट मीन्स क्या है, अमरफस जो होंगी वो हार्ड होंगी। तो हार्डनेस में भी डिफरेंस हो गया इसका, ये डिफरेंस आके क्रिस्टलाइन कैंडीज की तरफ आप लिख सकते हो, ये जो है वो इसके डिफरेंस हो गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी प्रेपरेशन बता रखी है, क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। एडिंग इंग्रेडिएंट्स सच एज इनर्ट शुगर, ग्लूकोज और कॉर्न सिरप विच एड द फॉर्मेशन ऑफ फाइन शुगर सिरप इज कंसनट्रेटेड बाय बॉइलिंग दिस, इतने टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं टू अचीव द डिज़ायर कंसिस्टेंसी। इट इज़ पोर्ड इनटू दिस फ्लैट सरफेस। पहले क्या करेंगे, जो भी इंग्रेडिएंट हैं उन सबको ऐड कर लिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद जो भी मिक्सचर तैयार हुआ है उनको बॉईल करेंगे 112 से 152 डिग्री सेल्सियस पे, जिससे जो हम कंसिस्टेंसी चाहते हैं, गाढ़ापन चाहते हैं, वो हमें मिल जाएगा। फिर इसको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर पोर कर दिया जाएगा जो प्रोडक्ट है, कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट, और फिर इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 40 डिग्री सेल्सियस पे। और एंड बीटन कंटिन्यूस, जब इसको हम ठंडा कर रहे हैं तब हम इसको कंटिन्यूसली बीट भी कर रहे हैं, जिससे एयर जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगी और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टिफ मिलेगा, स्टिफनेस के अंदर। राइपनिंग ऑफ क्रीमी मैंस ओवर 24 आवर्स softens the candy sufficiently to give the final product soft yet firm and the स्मूथ टेक्सचर। ये तो था सारा क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है अमरफस कैंडीज़ क्या है। अमरफस कैंडीज़ हैव ए डिसऑर्गेनाइज्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे यूजुअली हैव हायर शुगर कंसंट्रेशन। इनके अंदर जो शुगर की कंसंट्रेशन होगी वो क्रिस्टलाइन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। और टेक्सचर कैसा होगा, मे बी च्यू, हार्ड और ब्रिटल, हार्डनेस इसकी जो होगी वो ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, टॉफ़ी, ब्रिटल्स एंड कैरेमल्स। ठीक है। हार्ड कैंडीज सच एज लॉलीपॉप्स, कैरेमल्स, नट ब्रिटल्स, टॉफ़ीज are all example of the amorphous candies. Even some of them are hard rock, resemble crystal in their overall appearance. अब इसके बाद इसकी प्रेपरेशन प्रोसेस है, जैसे उसमें दे रखी थी सेम। इसको कैसे मेड किया जाता है, बाय प्रिवेंटिंग क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द शुगर, इसमें बाय कुकिंग द शुगर सॉल्यूशन एट हाइट, इसके लिए टेम्परेचर रेंज कुछ और है, उसके लिए कुछ और थी। ठीक है, ये इसकी प्रेपरेशन प्रोसेस दे रखी है। ये तो था सारा आपका क्रिस्टलाइन और अमरफस कन्फेक्शनरी के बीच में। ये डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, और इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन क्रिस्टलाइन कन्फेक्शनरी, या फिर राइट अ नोट ऑन द अमरफस कन्फेक्शनरी। अमरफस या फिर नॉन क्रिस्टलाइन इज़ द सेम थिंग। ठीक है। कैंडी और टॉफ़ी, अब ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कैंडी एंड टॉफ़ी, कैंडी और टॉफ़ी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस टेबल के अंदर इनके डिफरेंस दिए गए हैं, कैंडी, टॉफ़ी एंड चॉकलेट। चॉकलेट को हम आगे भी पढ़ेंगे, इससे यहाँ से आप इसका बेसिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कैंडी और टॉफ़ी के बीच के डिफरेंस, डेफिनेशन से इनको डिफरेंस बताया गया है। इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, बनाने की प्रोसेस क्या है, और कौन कौन से टाइप्स हैं जो कैंडी के अंदर आते हैं, टॉफ़ी के अंदर, वो आप इस टेबल से पढ़ोगे। इसके बाद है टाइप ऑफ स्वीट्स, डिफरेंट टाइप के स्वीट्स हैं इसके अंदर। फोंडेंट्स एंड क्रीम्स। फोंडेंट क्या होते हैं, देखो, फोंडेंट इज़ मेड बाय द, ये सब शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी के ही पार्ट्स हैं जो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो फोंडेंट एक बनाने की, बॉइलिंग कैसे बनाया जाता है फोंडेंट को, इट इज़ मेड बाय बॉइलिंग ए शुगर सॉल्यूशन विद ऑप्शनल एडिशन ऑफ द ग्लूकोज सिरप। शुगर सॉल्यूशन को बॉईल करके बनाते हैं, जिसमें हम ऑप्शनली ग्लूकोज सिरप को ऐड कर भी सकते हैं और नहीं भी। द मिक्सचर इज़ बॉइल्ड टू ए टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 116 to 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको बॉईल किया जाता है, देन ठंडा करते हैं और फिर इसको बीट करते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस and reduce the size of the crystals. Creams and fondants which have been diluted with weak sugar solution or water. These products are not very stable due to their high water content and therefore have a shorter shelf life than many other high sugar confectionery product. यानी कि ये जितने भी हम अगर कंपेयर करते हैं शुगर कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट से, तो इनका जो शेल्फ लाइफ पीरियड है वो कम होता है। Both fondants and creams are commonly used as soft center for chocolate and other sweet. जितनी भी चॉकलेट्स और जितनी भी स्वीट्स तैयार की जाती है, तो उनका जो सेंटर पोर्शन है, जो सॉफ्ट सेंटर पोर्शन, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं ये जो पोर्शन है। इसके बाद है जिलेटिन स्वीट्स क्या है। जिलेटिन स्वीट्स के एग्जांपल्स गम्स, जेलीज, पेस्टिलीज, मार्शमैलोज। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर स्वीट्स, दे हैव ए रदर स्पंजी टेक्सचर विच इज सेट बाय द जिलेटिन। अब जिलेटिन स्वीट्स, इसको कहने का मेन पर्पस क्या था कि इसके अंदर जिलेटिन यूज़ किया जाता है, जो इसके अंदर जो स्पंजी टेक्सचर है उसको सेट कर देता है। इसके बाद है टॉफ़ी एंड कैरेमल्स क्या होते हैं। टॉफ़ी एंड कैरेमल्स, टॉफ़ी वो है जो शुगर सॉल्यूशन विद द एडिशन ऑफ इंग्रेडिएंट, जैसे जिसमें मिल्क सॉलिड्स और फैट यूज़ किए जाते हैं। टॉफ़ीज़ हैव लोअर मॉइस्चर कंटेंट होता है कैरेमल्स की बजाय, एंड हार्डर टेक्सचर होता है इसके अंदर। अगर हम मॉइस्चर लेवल कम रखेंगे तो हार्डनेस इसमें ज़्यादा होगी। ठीक है।
इसके बाद है हार्ड बॉइल्ड स्वीट्स क्या होती हैं। हार्ड बॉइल्ड स्वीट्स दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड विच हैव बीन हीटेड एंड देन कूल्ड टू फॉर्म ए सॉलिड मास कंटेनिंग लेस देन 2% मॉइस्चर। इसको शुगर के कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से तैयार किया जाता है, जिसको फिर हीटअप करते हैं ठंडा करने के बाद, जिसमें जो जनरली जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 2% से कम होता है। ठीक है। और इसके बाद आएगा इसमें चॉकलेट कन्फेक्शनरी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसमें हमने आज कंप्लीट किया है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी को। ठीक है, थैंक यू।